हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी। चैप्टर 5 करना है, डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आज कर रहे हैं इसका पार्ट 1, यानी आज यह करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। डिप्रिशिएशन आपके 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में भी है, सिंपल है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिशिएशन, मकसद क्या है डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करने का अपना? टू असर्टेन द ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी आपके बिजनेस जो हम चला रहे हैं उसका करंट पोजीशन, ऑपरेशन यानी खर्चा वगैरह जो भी है, एक्सपेंस वगैरह, इनकम वगैरह, वो है उसको करेक्टली ढूंढना। डेप्रिशिएशन आपका एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, इसलिए आपका खर्चा वगैरह क्या है उसके अंदर करेक्टली ये फिगर आना चाहिए। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, अपने जब बैलेंस शीट बनाते हो तो उस वक्त बैलेंस शीट में एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज भी होते हैं। तो जो एसेट्स हैं उनका एक्चुअल अमाउंट क्या है पर्टिकुलर ईयर के अंदर, क्योंकि एसेट्स तो कई सालों से हमारे पास, मगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हर साल डिक्रीज हो रही है। तो उसका करंट पोजीशन में आज की तारीख में उस एसेट्स का वैल्यू क्या है वो शो करना जरूरी है। टू एक्यूमुलेट फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसकी कीमत दिन ब दिन कम हो रही है, यानी उसकी लाइफ कम हो रही है। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए या आने वाले साल के लिए हमें नया एसेट्स खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए पैसा जमा करना। टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो साल भर में हमने जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किया है उसके खर्चे में हमें डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड करना होता है, तो वो ढूंढने के लिए हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना जरूरी है बच्चों। सो नेक्स्ट इज मीनिंग। द वर्ड डेप्रीशिएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेप्रेटम, विच मीन डिक्लाइन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। एज पर शेड्यूल 2 अंडर कंपनी एक्ट 2013, हमारे इंडिया कंपनी एक्ट है, डेप्रीशिएशन इज अ सिस्टमैटिक allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। एलोकेशन की बात कर रहे हैं, यानी आपको जैसे 10 साल आज से यूज करना, तो 10 साल में इसकी कीमत कैसे कैसे कम होती जाएगी, वो चीज डेप्रीशिएशन हमें बताता है। द डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूट फॉर द कॉस्ट, दैट इज इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट such revalued amount less is rescheduled value। rescheduled value यानी हर साल हमें एक नई कीमत बतानी होती है लेस करके, तो वहां लेस करने के लिए हमें डेप्रीशिएशन हेल्पफुल रहता है, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना। एक ग्राफ से समझते हैं इसको। आपका वैल्यू अगर 100% है, 0 ईयर यानी जिस दिन खरीदे हमने वहां से लेके, और 20 साल बाद इसकी वैल्यू आप देखेंगे क्या होगी, हर साल डिक्रीज होते जाएगी। सो ये डिक्रीज वैल्यू जो होती है एसेट्स की, ये हमें एग्जैक्टली कितना कम करना और क्या परसेंटेज में कम करना, ये डिप्रीशिएशन, ये चैप्टर में हमें ये सीखना है बच्चों। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन, क्या क्या चीजें हैं जो आपके डिप्रीशिएशन अमाउंट को इफेक्ट करती हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कितने में हमने खरीदा वो। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट्स, यानी हमें पता है कि ये एसेट खरीदा है तो 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट्स। एस्टिमेटेड स्क्रैप और रीशेड्यूल वैल्यू या भंगार का वैल्यू साल के एंड में, यानी 10 साल बाद, 12 साल बाद हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई आज 10 लाख का खरीदा है तो 10 साल बाद इसकी कीमत 2 लाख हो जाएगी, that is called estimated value or scrap value। अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है हमें। ओरिजिनल परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस इंसिडेंटल चार्ज, एनी नॉमिनल एक्सपेंस दैट वी हैव टू ऐड, फॉर एग्जांपल कैरेज, वेजेस। तो ये जितने भी चीजें होंगी वो आपके कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड होगी। हमने मशीन खरीदा 50,000 का, उसको कंपनी में लाके इंस्टॉलेशन चार्ज भर दिया हमने 2,000 का, और आने जाने का भाड़ा हो गया, लेबर हो गया 3,000 का, तो 50
+2 +3 यानी 55,000. तो we have to consider the value of asset as a 55,000. Next, estimated economic life of asset till it gets useful service and earn profit to the company. जब तक आप इस्तेमाल करोगे और कंपनी को उससे फायदा होगा तब तक का ही एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ कंसीडर करना है हमें. नेक्स्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, रीशेड्यूल वैल्यू, इसका और एक नाम है टर्मिनल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, यानी 10 साल बाद इसके कीमत कितना वैल्यूएशन मिल सकता है, कितना भंगार मिल सकता है, उसको एक एस्टिमेट करना. एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, मगर हाँ बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई 10 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी भंगार में हमें मिलेगी. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन. किन वजह से आपको डेप्रिशिएशन करना है, किन वजहों से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, उसका रीजन. नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस, यानी वेयर एंड टेयर का मतलब है इस्तेमाल करना. हमने इसको नेचुरल और सही तरीके से अपने बिजनेस में अगर इस्तेमाल किया है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. passage of time, reflex of time even when it is not being used. अगर टाइम पास निकल रहा है उसका, भले हम इस्तेमाल ना करें. फॉर एग्जाम्पल कोई कार वगैरह हमने परचेज कर ली और उसको इनिशियली घर पे लेके आ गए हम लोग शोरूम से, और घर पे लाने के बाद हमने उसको रख दी. भले आप उसको चलाओ या मत चलाओ, भले आप उसको घर के अंदर आपके पार्किंग एरिया में खड़ी रख दो, भले साल 2 साल 3 साल एज इट इज खड़ी रहेगी, तो भी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजी और अदर चेंजेस, भंगार होना या ऑब्सोलेंस यानी हम अब इसका यूज नहीं हो रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है. तो जैसे पहले मोबाइल आते थे, कीपैड मोबाइल आते थे, आज टच स्क्रीन मोबाइल है. तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो इसके लिए वजह से भी अभी पुराने जो बटन वाले मोबाइल है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली क्या होती जाती है, कम होती जाती है. उसी तरह से हमने कोई मशीनरी खरीदी थी तो 10 साल पहले वो मॉडर्न थी, मगर अब 10 साल गुजर चुके, अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू मशीनरी आ रही है, तो पुराने मशीन की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी. नेक्स्ट है आपका डिप्लेशन, मेनली इन केस ऑफ माइन एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस. ये वर्डिंग को भी समझना है. डिप्रीशिएशन जो वर्ड है बेसिकली हम यूज करते हैं फिक्स एसेट्स के लिए. डिप्लेशन जो वर्ड यूज करते हैं माइंस वगैरह को, कोर माइनिंग है, कोयला माइनिंग है, आयरन माइनिंग है, तो गवर्नमेंट आपको एक पर्टिकुलर जगह देती थी कि आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो, परमिशन लेना होता है गवर्नमेंट से. तो आप माइनिंग करते हो तो पर्टिकुलर एसेट्स हमारे अंडर में, वो ज़मीन हमारे अंडर में, तो उसको माइनिंग करते करते क्या होगा, उसके जो नेचुरल रिसोर्स है आप निकालते जाओगे, तो बट ऑब्वियसली उस ज़मीन की भी कीमत क्या होती जाएगी, कम हो गई. तो ये डिप्लेशन जो वर्ड है वो माइनिंग के लिए ये वर्ड यूज करते हैं. और एक वर्ड आता है जैसे आपका इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट जो दिखते हैं तो उन्हीं के लिए वर्ड यूज करते हैं डिप्रिशिएशन, और इंटेंजिबल एसेट आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एमोटाइजेशन. तो वर्डिंग को भी ध्यान से समझना. इन्वेंशन, नया नया इन्वेंशन आ रहा है, मॉडर्न मशीनरीज आ रही हैं, तो उससे क्या हो गया, आपके पुरानी मशीन को की कीमत ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, ऑब्वियसली मॉडर्न मशीनरी आ रही है तो पुरानी मशीनरी की कीमत ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. जैसे पहले 3G और मोबाइल चलते थे, फिर 4G, फिर 5G, अब मोबाइल आ गए. तो अब जो 3G पुराना मोबाइल है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या 5G मोबाइल की कीमत ज़्यादा होगी. तो जैसे मार्केट में इन्वेंशन होते जाएंगे वैसे वैसे आपके एसेट्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो और किस एसेट्स पे कब कब डेप्रिशिएशन निकालना उसको समझ लें. तो व्हाट काइंड ऑफ एसेट कैन बी डिप्रिशिएशन. मशीनरी डिक्रीज होगी, व्हीकल का कीमत कम होगा, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनकी वैल्यूएशन आपको क्या करनी है, कम करनी है. हर एसेट्स की वैल्यूएशन कम नहीं होती है. अब यहाँ पे लैंड नहीं लिखा है, ज़मीन नहीं लिखा है, तो ज़मीन की बेसिकली वैल्यू कम नहीं होती, वो इंक्रीज होती है.
तो हर चीज पे आपको डेप्रिशिएशन आप नहीं निकाल सकते, तो यहाँ कुछ एसेट्स के एग्जाम्पल है। तो ये आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट है डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आगे डिटेल में बात करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।